नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम मिस्ट्री 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2019 जून के प्रश्न 9 नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए पढ़ेंगे। तो प्रश्न है आपके सामने, नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर जानते हैं हम। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में परंपरागत कला मूल्यों, साहित्यिक अभिरुचि, कविता, काव्य भाषा संबंधी धारणा में मौलिक परिवर्तन हुआ। स्वच्छंदतावादी युग से भिन्न अब कविता को व्यक्तिगत राग, द्वेष और विचार, कवि की अनुभूति और उसके भावावेगों की सहज अभिव्यक्ति मात्र न मानकर प्रमुख रूप से कलात्मक रचना माना गया। ध्यान से सुनिए। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में परंपरागत कला मूल्यों, साहित्यिक अभिरुचि, कविता, काव्य भाषा संबंधी धारणा में मौलिक परिवर्तन हुआ। कब से हुआ? 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ। स्वच्छंदतावादी युग से भिन्न अब तक कविता को व्यक्तिगत राग, द्वेष और विचार, कवि की अनुभूति और उसके भावोवेगों की सहज अभिव्यक्ति मात्र न मानकर प्रमुख रूप में कलात्मक रचना माना गया। इलियट ने कहा है, पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from the personality. अब कविता की सार्थकता अर्थ में न मानकर उसके रूप में मानी गई है और कहा गया है, ए पोएम शुड नॉट मीन बट बी। कविता को विचार या भाव न कहकर पदार्थ कहा गया, एक विशिष्ट अनुभव बताया गया जो अपने रूप से सर्वथा अभिन्न है। एजरा पाउंड ने कहा, कंटेंट एंड एक्सप्रेशंस आर को टर्मिनस फ्रॉम इस मीनिंग। इसलिए व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के स्थान पर बिंब विधान, रूपक, प्रतीक योजना आदि को अधिक महत्व दिया गया है। किसने कहा? एजरा पाउंड ने कहा, कंटेंट एंड एक्सप्रेशंस आर को टर्माइनस फॉर्म इज मीनिंग। इसलिए व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के स्थान पर बिंब विधान, रूपक, प्रतीक योजना आदि को अधिक महत्व दिया गया। यहाँ पर हमने देखे कि जो 20वीं शताब्दी है उसमें परंपरागत मूल्यों में साहित्यिक अभिरुचि और कविता, काव्य भाषा संबंधी धारणा में मौलिक परिवर्तन हुआ। स्वच्छंदतावादी युग से भिन्न अब कविता को व्यक्तिगत राग, द्वेष और विचार, कवि की अनुभूति और उसके भावोवेगों की सहज अभिव्यक्ति मात्र न मानकर प्रमुख रूप से कलात्मक रचना माना गया। और इलियट ने क्या कहा कि पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. तो इस तरह से आपने जाना कि जो ये चीज़ें आपको याद रखना है, सब चीज़ों को पढ़ के लिख के आपको याद रखना है, क्योंकि अगर याद नहीं रख पाएंगे तो हम इसे लिख नहीं पाएंगे और लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि याद रहने से ही आप उसे लिख पाओगे। फिर यहाँ पर हमने कहा था कि जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के स्थान पर बिंब विधान, रूपक, प्रतीकों, योजना आदि को अधिक महत्व दिया गया। हुल्मे ने कहा, पोइट्री इज ए मैटर ऑफ इमेज
images and metaphor, not personal expression but craft. काव्य के सत्य के संबंध में भी दृष्टि परिवर्तन हुआ और कहा गया कि काव्य का सत्य संवादित का सत्य न होकर समन्वित का सत्य है। काव्य के सत्य के संबंध में भी दृष्टि परिवर्तन हुआ और कहा गया कि काव्य का जो सत्य संवादित का सत्य न होकर समन्वित का सत्य है। एलन ट्रेट ने कहा कि कविता का उद्देश्य पाठक में रागात्मक मनस्थिति उत्पन्न करना या उसके भाव संस्कार जागना नहीं, अर्थ सौंदर्य का संप्रेषण करना है। इसलिए कवित्व का अधिकांश शब्द के प्रयोग कौशल में माना गया। कविता उसके उद्देश्य और काव्यत्व के अधिवास के संबंध में दृष्टि परिवर्तन के कारण काव्य भाषा के स्वरूप और उसके कार्य के संबंध में भी विचार बदले। यह कहा जाने लगा कि कविता में शब्द अर्थ का सामान्य या साधारणीकृत प्रयोग न होकर उसका विशेष और मूर्त प्रयोग होता है। कवि शब्द विधान, बिंब योजना, प्रतीक रचना, रूपक आदि अलंकारों के प्रयोग, वन विन्यास, शब्द गुम्फन, शब्दों की आवृत्ति, विशिष्ट संदर्भ से अलौकिक अर्थ, अनेकार्थता, नाद, सौंदर्य आदि के द्वारा सामान्य अर्थ को सुरक्षित रखते हुए भी उसमें अतिशय अर्थ भर देता है। मिल्टन की उक्ति है, इट शुड बी सिंपल, सेंसस एंड इम्पेशेंट का विरोध करते हुए अब जटिलता को भाषा की समृद्धि का घोतक कहा गया। लक्षणा या उपचार वक्रता को कविता का अलंकार मात्र न मानकर उसका प्राण तत्व बताया गया। इमेज आर नॉट mere decorations but the very essence of an intuitive language। इसे बार बार सुन के समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपको ये पता चलेगा। काव्य और काव्य भाषा विषयक इस दृष्टि परिवर्तन के फलस्वरूप आलोचना के संबंध में मत परिवर्तन स्वाभाविक था। जब ब्लैकमर आदि आलोचक ने कथ्य तथा भाषा के तालमेल को कविता की सफलता का आधार बताया, द सक्सेस ऑफ ए पोएम लाइज इन द डिग्री टू विच इट्स लैंग्वेज रिप्रेजेंट इट्स सब्सटेंस। तो आलोचना का कार्य भी शब्द प्रयोग का गहन अध्ययन और अर्थ मीमांसा हो गया। ऐतिहासिक, नैतिकतावादी, स्वच्छंदतावादी, विश्लेषणात्मक, मार्क्सवादी समीक्षा पद्धतियों के विरोध में बौद्धिक विश्लेषण से परिपुट वस्तुनिष्ठ विश्लेषण को महत्व दिया गया। शब्दार्थ विश्लेषण, संरचना की आंतरिक अन्विति और उसके द्वारा सहृदय पाठक की अनंत वृत्तियाँ के समीकरण आदि के विश्लेषण को आग्रहपूर्वक अपनाया गया। इस प्रकार नई समीक्षा का आधार हो गया। कविता की आत्मा की खोज न करके काव्य की संरचनात्मक उन्नति अर्थात कविता के समग्र रूप और अंग के अंतर संबंधों का विश्लेषण करके उसकी जटिल संरचना का परीक्षण करना, काव्य भाषा के सौंदर्य तत्वों, तनाव, अनेकार्थता, सार्वभौम्य,
मूर्त विधान, संदर्भ लोकित, अर्थ छायो, रूपक, बिंब, प्रतीक आदि का विश्लेषण और उनमें विद्यमान अन्विति सूत्रों को खोजना आलोचक का कार्य माना गया। द बिजनेस ऑफ criticism must be to inspect the complexities of work and the architectural relationship between the parts and the whole experience which is the art artifact। इस प्रकार समीक्षा प्रभाववादी शास्त्रीय मनोविश्लेषणात्मक के स्थान पर अर्थवैज्ञानिक हो गई। इस संबंध में लिए स्पॉट्जर का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है। कविता की रचना का आधार जो है शब्द ही है। मैं शब्द अपने सामान्य अर्थ को सुरक्षित रखते हुए कवि प्रतिभा के जादू से छंद के सांचे में बदलकर अतिशय अर्थ की सिद्धि कर लेते हैं। इस अर्थ परिवर्तन की विधि का विवेचन करना आलोचक का कर्तव्य कर्म है। नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोएल स्पिंगगॉन ने सन 1911 में किया था। जो नई समीक्षा का जो आरंभ है ये सर्वप्रथम किसने किया था? सन 1911 ईस्वी में जोएल स्पिंगार ने किया था। पर उस देने का श्रेय जॉन क्रो रैनसम को है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म में उसकी व्याख्या की। नई समीक्षा के अंतःसूत्र 3 पूर्ववर्ती काव्य सिद्धांतों कला के लिए अभिव्यंजनावाद तथा बिंबवाद में मिलते हैं। नई समीक्षा को यह मान्यता है कि कविता की अपनी स्वायत्तता सत्ता है। कला के लिए सिद्धांत से मेल खाती कविता उक्ति है, विचार या भाव नहीं के सूत्र क्रोच के अभिव्यंजनावाद में मिल जाता है और बिंबवाद में यह सूत्र मिल जाता है कि कविता एक विशेष मूर्त और गोचर पदार्थ है। नई समीक्षा में व्यवहारिक व्याख्या विश्लेषण पर अधिक बल देना, आलोचना का अर्थ मीमांसा बन जाना आधुनिक भाषा शास्त्र के प्रभाव का परिणाम है। नई समीक्षा कृतिकार उसके युग परिवेश और महत्व न देकर कलाकृति को ही केंद्र में रखकर उसको आलोकित करती है। नई समीक्षा के कार्य के संबंध में विभिन्न नए आलोचक जॉन क्रो रैनसम, एलन टेट, ब्लैकमर, क्लिंथ, ब्रुक्स, एम्पसन आदि के विचारों में मतभेद हैं। फिर भी कुछ बातें सब स्वीकार करते हैं, सब मानते हैं कि आलोचकों का कार्य है कृति के समग्र रूप और अंगों के अंतर्संबंध का विश्लेषण करें, उसकी जटिल संरचना का परीक्षण करना, काव्य शरीर की जीवन प्रक्रिया का अध्ययन करना, काव्य भाषा के विभिन्न सौंदर्य तत्वों का पाठ विश्लेषण द्वारा संधान और विश्लेषण करना और यह बताना कि तत्व से कविता का सौंदर्य किस प्रकार बढ़ गया है, छंद और लय का अध्ययन करना और बताना कि उनके कुशल प्रयोग द्वारा किस प्रकार अर्थ गौरव समृद्ध हुआ है। काव्य का भावना कराने के लिए असंगत अर्थ और संगीत बिठाना, अनुपपन्न अर्थ को फिर से उपपन्न करना, पाठक के चित्त में काव्य जैन अनुभूति को पुनः उत्पन्न करने के लिए काव्य भाषा के मर्म का उद्घाटन करना। के.आर. श्रीनिवास अयंगर ने नई आलोचना के कार्य को बड़ी ही सुंदर एवं स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है। तो देखते हैं उन्होंने क्या व्यक्त किया है। Stay with the poem and do not go outside of it.
is the main tenet of the new criticism. It laid stress on semantic meter, imagery, metaphor, and symbol, placing emphasis heavies on the isolated text dissociated from biography or historical radiation and background sensitive analysis mastered by the elucidation and an almost executive particularity of detail have been the marks of the best specimens of this criticism. नई समीक्षा में आलोचक सर्वप्रथम रचना का व्याख्यात प्रस्तुत करता है, तदुपरांत वह पाठ विश्लेषण की पद्धति अपनाते हुए रचना में नियोजित शब्द अर्थ तथा लय के कलात्मक प्रयोग का विश्लेषण करता है। वह यह बताता है कि किस प्रकार कवि ने शब्द शैली, वन योजना, शब्द चयन, शब्द गुम्फन, बिंब योजना, विरोधाभासा, प्रतीक विधान, अलंकार, तनाव, वक्रता, विडंबना, अनेकार्थता आदि नए नए संदर्भ में प्रयुक्त शब्द जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं द्वारा रचना में सामान्य से अधिक अर्थ पर भर दिया। कविता का अर्थ चमत्कारों जो शब्द के वक्र प्रयोग, संदर्भ विनिमय, क्रम विपर्य तथा लय, नाद, सौंदर्य आदि के द्वारा कविता में लाया गया है, उद्घाटित करना ही नई समीक्षा का प्रधान कार्य है। और नया समीक्षक शब्द विधान की बारीकियों को दिखलाता हुआ यह बताता है कि शब्द का वक्र और रमणीय प्रयोग किस प्रकार अभिष्ट अर्थ की व्यंजना करता है। शब्द अर्थ के जटिल आंतरिक संबंधों में संगति का संधान करना, शब्दों के सौंदर्य का उद्घाटन करना, शब्द विधान का अर्थ विधान के साथ समन्वय स्थापित करना और यह बताना कि उसका काव्यार्थ की रचना के साथ किस प्रकार आंतरिक संबंध है, ये सब नई समीक्षा की प्रविधि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार नई समीक्षा की प्रविधि प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। पहला हुआ रचना का वाक्यार्थ प्रस्तुत करना, दूसरा हुआ रचना विधान की बारीकियों को दिखलाकर कवि कौशल पर प्रकाश डालना, तीसरा है शब्द विधान का अर्थ विधान के साथ समन्वय करते हुए रचना के मूल अर्थ को प्राप्त करना। राम की शक्ति पूजा से एक उदाहरण देकर हम बात को और अधिक स्पष्ट जान सकते हैं। उस और शक्ति शिव की जो 10 कंध पूजित, इस और रुद्र बदन जो रघुनंदन कुंजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लक्ष्य महानाथ शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। नई समीक्षा में पहले आलोचक इन पंक्तियों का वाक्यार्थ प्रस्तुत करते हुए यह बतलाएगा कि किस प्रकार रावण की तामसिक शक्ति और हनुमान की सात्विक शक्ति के बीच संघर्ष हुआ। हनुमान के पक्षधर थे राम और रावण की पीठ पर शिव थे। वस्तुतः वह संघर्ष हनुमान रावण के बीच न होकर तामसी और सात्विक शक्तियों के बीच था। हनुमान का पक्ष प्रबल था क्योंकि वह सत्य का पक्ष था। वाक्यार्थ प्रस्तुत करने के बाद आलोचक शब्द विधान संबंधी कौशल पर प्रकाश डालेंगे। पंक्तियों में मध्यवर्ती तुक, महिमा, श्यामा, रुद्र, बदन, रघुनंदन, ग्रस्त, समस्त आदि वन, गुम्फन, संध्याक्षरों का प्रयोग, सामासिक शब्दावली के प्रयोग में निष्पंदीय, नाद, सौंदर्य, चित्रमय शब्दावली, मानवीकरण, अनुप्रास, पंक्तियों में भाव के अनुरूप त्वरित गति न होकर मंद मंथर गति, विरोधी अर्थ वाले शब्दों का एक सा प्रयोग, अचल हुए क्षण भर चंचल आदि ने किस प्रकार काव्य कौशल की अभिवृद्धि किया है, इसका विवेचन विश्लेषण करेगा। शब्द विधान पर विचार करने के उपरांत वह अर्थ विधान पर विचार करेगा और बताएगा कि उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ केवल एक स्तर पर न होकर अनेक स्तर पर है।
इस पंक्तियों में रावण और हनुमान, शिव और राम, तामसिक और सात्विक वृत्तियों, कवि के मन की विरोधी भावनाओं, निराशा और आशा के बीच संघर्ष तो दिखाया ही गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि संघर्ष में अंततः सत्य की असत्य पर, ज्योति की तमस पर विजय होती है। और जब सत्य का पक्षधर अटल संकल्प और दृढ़ता के साथ असत्य का विरोध करने को तत्पर होता है, तो असत्य चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, विचलित हो उठता है, कांप उठता है। और यही संपूर्ण रचना का मूल अर्थ है। नई समीक्षा के उदाहरण विशेष का अपना काव्य संदर्भ दिखाए जाने के साथ रचना के मूल अर्थ से उसका संबंध भी दिखाया जाता है। इसी को कहा गया है टू इंस्पेक्ट द आर्किटेक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स एंड द होल। नई समीक्षा से पूर्व आलोचक साहित्य रचना का मूल्यांकन उसके भावोत्कर्ष, विचारोदात्य, उसके समाज हितकारी प्रभाव अथवा विशिष्ट जीवन दर्शन के प्रतिपादन की कसौटी पर करता है। ये सब साहित्योत्तर मूल्य थे और साहित्य राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म दर्शन का साधन बन गया था। नई परिसमीक्षा के आगमन से साहित्येतर मूल्यों के आक्रमण से बच गया। उसी साहित्य की स्वायत्तता सत्ता प्रतिष्ठित की और इस बात पर बल दिया कि साहित्य का अपना माध्यम है और उसका प्रयोजन भी सामाजिक का मनोरंजन करना अथवा उसका चरित्र उत्कर्ष करना न होकर अपना निजी प्रयोजन है। बीच के काल में रचना के रूप शिल्प, भाषा, सौष्ठव के उद्घाटन की अपेक्षा हुई थी। आलोचक का सारा ध्यान विचार तत्व, भाव सौंदर्य पर केंद्रित रहता था। नई समीक्षा ने काव्य के रूप और शिल्प विधान के सौंदर्य के विश्लेषण पर बल देकर इस उदासीनता पर प्रहार किया। इस योगदान को अस्वीकार न करने पर भी नई समीक्षा की कतिपय सीमाओं की ओर ध्यान जाए बिना नहीं रहता। कलाकृति को स्वतः संपूर्ण और शब्द विधान को ही सब कुछ मानना अनुचित है। कविता में शब्द विधान का महत्व होते हुए भी उसका कथ्य उपेक्षणीय नहीं है। कविता मात्र शब्द जाल नहीं है। नई समीक्षा कथ्य के मूल्यांकन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देती, अतः यह कथ्य के मूल्यांकन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देती, अतः यह विवेचन एकांगी होता है। जीवन और काव्य के संबंध का निषेध करना, कृति की ही स्वतःपूर्ण इकाई मान लेना, शब्द कौशल से उत्पन्न चमत्कार को ही काव्य का सर्वस्व घोषित करना एकांगी दृष्टिकोण है। शब्द विधान के विश्लेषण को अत्यधिक महत्व देने का परिणाम यह होगा कि कवि राग, भावना, अनुभूति आदि की उपेक्षा करके रचना विधान को चमत्कारपूर्ण बनाने पर अधिक श्रम करेगा, जिसके फलस्वरूप कविता में सरल और स्वाभाविक अभिव्यक्ति के स्थान पर काव्य रचना की जटिलता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा और जटिल रचनाओं की बाढ़ आने से बौद्धिक व्यायाम का तो अवसर मिलेगा, परंतु भावोत्कर्ष, सुरुचि, संस्कार और विचार गंभीर्य को प्रश्रय नहीं मिलेगा। नई समीक्षा काव्य के अनुभव को प्रत्यक्ष और गोचर और तत्कालिक मानती है। इससे काव्य की परिधि से शाश्वत, सार्वभौम्य, चिरंतन सूक्ष्म भावों एवं विचारों प्रकाशित कर दिया जाएगा। फलतः काव्य की परिधि सिकुड़ जाएगी। एक भय जिसकी और जटिल इलियट ने संकेत भी किया है, यह है कि आलोचक कृति में अवगाहन कर भाव मुक्ता खोज लाने के स्थान पर शब्द का विश्लेषण करने में जुट जाएंगे और आलोचना नींबू निचोड़ बनकर रह जाएगी। रचना के समग्र प्रभाव का आलेख न करके केवल अंगों तक ही दृष्टि सीमित रखना इस आलोचना की एक अन्य
सीमा है। फिर यह पद्धति काव्य की समस्त विधाओं के लिए उपयुक्त न होकर केवल प्रगति और मुक्तक के लिए ही उपयोग हो सकती है। अतिवादी होने के कारण यह समीक्षा भी एकांगी है, अतः शब्द विधान के साथ अर्थ विधान को भी जब तक वह अपनी सीमा में ग्रहण नहीं करती तब तक वह पूर्ण समीक्षा पद्धति नहीं कहला सकती। यह आलोचना पद्धति भारत के लिए एकदम नई नहीं कही जा सकती, क्योंकि भारत के वाक्यों को ही नहीं, वाक्य रसात्मक काव्य अपितु शब्द को भी काव्य रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम माना गया और टीकाकारों ने प्रत्येक श्लोकों के सौंदर्य का यथाशक्य निरूपण किया। नई समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियां और शक्ति देखते हैं। पहला है, नई समीक्षा मानती है कि महत्व कृति का है, कृतिकार का नहीं। अतः वह कवि के युग परिवेश पर ध्यान केंद्रित न करके कलाकृति को केंद्र में रखकर उसके कलात्मक सौंदर्य को आलोकित करती है। इससे कविता को साहित्येतर मूल्यों से रक्षा हुई, उसकी स्वतंत्र सत्ता प्रतिष्ठित हुई। दूसरा है, वह कविता के संघन, विस्तृत विश्लेषण, पाठ विश्लेषण पर बल देते हैं। इससे पता चल गया कि भाषा प्रयोग का क्या महत्व है। वह अनेक कार्य करती है। तीसरा है, वह साहित्येतर मानदंडों से निरपेक्ष रहकर कृति की आंतरिक सब चेतना अनिवार्य साहित्य का विवेचन करती है। चौथा है, कविता में प्रयुक्त अक्षरों, शब्दों, बालघातों, बिंबों, प्रतीकों, विरोधाभासा, विडंबना, लय और उनके बीच उपलब्ध विविध संबंधों का विश्लेषण और व्याख्या करती है। पांचवा है, वो रचना को एक अखंड इकाई मानती है। कथ्य और रूप, भाव पक्ष और कला पक्ष को खंड खंड करके नहीं देखती है। वो मानती है कि कृति का सौंदर्य अंग अंग में नहीं, संपूर्णता ग्रहण करने में है। कविता में संवेद्य तत्व तथा रूप तत्व एकाकार अखंड रूप में निहित रहते हैं। छठा है, ऐतिहासिक अध्ययन, नीतिशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विचारधारा का प्रचार आदि इन सब में सबसे ऊपर उठकर केवल कला सौंदर्य की दृष्टि से रचना का अध्ययन विश्लेषण करती है। सातवां है, इसने सांस्कृतिक परंपरा को नए ढंग से परिभाषित किया है। आठवां है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान को अनेक शाखाओं में सहायता ली है। नौवां है, वह कविता को भाव या विचार न मानकर विशिष्ट भाषिक संरचना मानती है। अनुभूति का भीतरी बाहरी तनाव भाषा ही खास ढंग से झेलती और व्यक्त करती है। 10वां है, वो कविता का पदान्वय का विरोध करती है, क्योंकि उसे अखंड अनुभूति तथा अखंड रूप का दोनों को क्षति पहुंचती है और दोनों अंग भंग के शिकार होते हैं। 11 है, अधिकांश नए समीक्षक सर्जक कलाकार रहे हैं, अतः सृजन प्रक्रिया में अपने अनुभवों से गुजरने के कारण इनके आलोचना में ईमानदारी तथा ताजगी है। नई समीक्षा में परंपरागत आलोचना पद्धति का तीव्र विरोध करके ऐसा नया तेवर अपनाया कि साहित्यिक आलोचना के इस युग को क्रांति का युग कहा जाने लगा। परंतु 1950 के बाद नई समीक्षा पद्धति की सीमाएं साफ दिखने लगी और मान लिया गया कि यह आलोचना पद्धति अपर्याप्त है। केवल रूप संरचना मूलक आलोचना पद्धति से काम नहीं चल सकता। नई समीक्षा पद्धति की सीमाएं देखते हैं। पहला है, केवल पाठ विश्लेषण एवं कलात्मक सौंदर्य का अनुसाधन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि साहित्य का जीवन से संगठित संबंध है और मानव कल्याण साहित्य और कला का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। दूसरा है, नया समीक्षक कृति के पूरे पर्यावरण, युग परिवेश, कृतिकार के जीवन, व्यक्तित्व से कट कर केवल रचना पर ही केंद्रित हो जाता है। यह एकांगी और अतिवादी दृष्टि है। तीसरा है, कविता की भाषा पर विचार करते हुए नए समीक्षक
भाषा शास्त्र में प्रवेश कर गए व भाषा शास्त्र की जटिलताओं में फंस गए। अतः काव्य सौंदर्य की बजाय भाषा शास्त्र की जटिलताओं में फंसने में समीक्षा न सामाजिक मूल्यों की रह सकी, न कलात्मक सौंदर्य का न ही उद्घाटन कर पाई। चौथा है, इस समीक्षा पद्धति द्वारा छोटी और कुल लंबी कविताओं का विश्लेषण तो हो सकता है, पर महाकाव्य, नाटक, उपन्यास और दीर्घ संरचनावादी विधाओं के लिए यह पद्धति सर्वथा अपर्याप्त है। इसके द्वारा समग्र साहित्य का विवेचन नहीं हो सकता। पांचवा है, यह वह समीक्षा पद्धति मूल्यांकन को पूर्णतः नकारती है, जबकि मूल्यांकन आलोचना का एक महत्वपूर्ण अंग है, पाठकों का मार्गदर्शक है। छठा, इस समीक्षा पर वैदुष्य, पांडित्य, ज्ञान विज्ञान इतना हावी हो गया कि वह अपनी सहजता को खो बैठी और सामान्य पाठक से दूर जा पड़ी। सातवां, इस समीक्षा पद्धति से कृति को पूरी तरह न समझा जा सका है, न उसका मूल्यांकन हो पाता है, अतः इसके रूपात्मक समीक्षा कहकर इसका मजाक भी उड़ाया गया है। आठवां है, बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति के कारण यह समीक्षा पद्धति इतनी बृहत्कार हो जाती है कि पाठक उसमें उलझ कर उब जाता है। इसमें से सारा तत्व ग्रहण करना कठिन हो जाता है। इसी दोष के कारण नई समीक्षा के एक प्रवर्तक टी.एस. इलियट तक ने इसे नींबू निचोड़ समीक्षा कहा है। इन्हीं दोषों को देखने के कारण 1950 के बाद अन्य समीक्षा पद्धतियों को अंकुरित होने और पनपने का अवसर मिला। इन पद्धतियों में उल्लेखनीय है नव अरस्तुवादी आलोचना विधाओं के सिद्धांत, शिकागो स्कूल, मिथकवादी समीक्षा, प्रतीकवादी आलोचना, समाजशास्त्र समीक्षा आदि। तो इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये इसे 2 बार 3 बार पढ़िए, पढ़ने से ही आपको याद रहेगा, क्योंकि बड़ा ही लंबा विषय है और पुराना जो था और अब नई समीक्षा, इस सबको लेकर आप इस चीज़ को जानना है। तो इसे बार बार पढ़िए, समझिए और परीक्षा में लिखिए इसे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और इस तरह से मैं जल्दी आपके लिए नई वीडियो करूँगी। नमस्ते, धन्यवाद।